एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हम लीज पढ़ रहे हैं, जहां पर आज हमने पढ़ने हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी, क्योंकि दो पार्टीज होती हैं, एक लेजर होता है और एक लेजी होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को ट्रांसफर किया जाता है कहां पर, किसमें, लीज में। तो उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे कि राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है लेजर और लेजी की, जो कि बताए गए हैं सेक्शन 108 में। सेक्शन 108 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहां पहले पार्ट में लेजर के राइट्स एंड लायबिलिटीज को बताया गया, दूसरे पार्ट में यानी बी पार्ट में बताए गए हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजी। देखिए, जो बेयर एक्ट में है वहां पर जो ए पार्ट करके राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजर लिखा हुआ है, वहां पर एक्चुअल में लायबिलिटीज तो बताई गई है लेजर की, लेकिन राइट्स नहीं बताए गए। और हमें पता है ड्यूटीज और लायबिलिटीज जो होती है वो कोरिलेटिव होती हैं, इसीलिए राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजी बी पार्ट में दिया हुआ है। तो जो लायबिलिटीज लेजी की होंगी वही मान के चलिएगा कि राइट्स बन जाएंगे किसके, लेजर के। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजर में लायबिलिटीज ही दी गई है बेयर एक्ट में, बल्कि जो लेजर की राइट्स बनेंगे वो होंगी जो लायबिलिटीज होंगी लेजी की, ये ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन कहता है 108, वो ये कहता है कि अगर जहां पर लीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाना जा रहा है वहां पर कोई लोकल यूसेज है, लोकल लॉ है कि उसके हिसाब से राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड होंगी लेजर और लेजी की, तो उस हिसाब से चलेगा। यानी कि भाई पहले से ही फिक्स किया हुआ है, अगर लीज का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पट्टा बनेगा, पट्टेदार पट्टेकर्ता, अगर वहां पर दो पार्टी आ गई है और पट्टा का जो कॉन्ट्रैक्ट है समझा बनेगा, ऐसा अगर हो रहा है तो वहां जिस जगह पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस जगह पर जो कानून, लोकल लॉज जो फॉलो होते हैं, उस हिसाब से उनके पार्टीज के पट्टेदार और पट्टेकर्ता, लेजर और लेजी के राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड हो जाएंगे। उसमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर दोनों मिल बैठ के जो है एक बना लेते हैं कि तुम्हारे राइट्स ये हैं, ये लायबिलिटीज हैं, मेरे राइट्स ये हैं, मेरी ये लायबिलिटीज हैं, इस तरह से बना लेते हैं तो फिर वो चलेंगे। लेकिन अगर दोनों ही बातें नहीं है, ना तो कोई लोकल लॉज है, कस्टम है जिसके अकॉर्डिंग उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड हो, ना ही दोनों कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिस हिसाब से आपस में राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड करते हैं, फिर सेक्शन 108 में जो राइट्स एंड लायबिलिटीज बताई गई हैं वो लागू होती हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट में राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजर है, जहां पर क्लॉज ए कहता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट। देखिए, एक होता है लेटेंट एम्बिग्विटी और एक होती है पेटेंट एम्बिग्विटी, ये हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़े थे। जो लेटेंट डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, उसमें ये मतलब होता है, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी, हालांकि इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रही हूं मैं, बट उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे जब भी हम कोई कपड़ा खरीद के लेके आते हैं मार्केट से और टेलर को देते हैं कि आप हमारे कपड़े का ये बना दीजिएगा, तो टेलर कपड़े को देख से ही पहचान जाता है कि देखिए इस कपड़े में ये बनेगा, ये चल पाएगा, ये कपड़ा आप खरीद लाए, भले कितना महंगा, इतना इसकी क्वालिटी है, क्योंकि वो पार की नजर है। निर्मा सुपर पार की नजर है ना, तो वो पार की नजर है, उनको पता है कि किसमें क्या क्वालिटी है, किसमें क्या डिफेक्ट है। तो जिसमें देख करके पता ना चले कि क्या प्रॉब्लम है उसे लेटेंट डिफेक्ट कहते हैं। और जब देख के पता चल रहा है कि हाँ ये डिफेक्ट है, जैसे आपने कपड़ा खोला, जब आप दुकान पे गए वहां साफ साफ दिख रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ा सा जो है एक कुछ डिफेक्ट है, तो वो दिख रहा है, वो पेटेंट डिफेक्ट है। लेकिन देखने से पता नहीं चल रहा है कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत महंगा कपड़ा आप खरीद के लेके आते हैं, अरे वाह आज तो इसका इतना अच्छा कपड़ा, इतनी सुंदर ड्रेस में बनवाने वाला हूँ, तो वो हमें नहीं पता चलता, उसको बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट। और जो हमें पता चल जाता है उसको बोलते हैं पेटेंट डिफेक्ट। उसको पता होता है जो बेच रहा है, या अगर कोई ज्यादा एक्सपर्ट होगा उससे पता चलेगा कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है। बेसिकली देखने से अगर नहीं पता चलता है तो उसको लेटेंट डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन जो बेच रहा है, कपड़े का एग्जाम्पल दिया तो उसको पता है। इस तरीके से जो लेजर है उसको पता है कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है, तो जब वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है और पोजेशन दे रहा है किसको, लेजी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, कि तो उसे बताना पड़ेगा देखो इसके अंदर ये डिफेक्ट है, ये प्रॉब्लम है, ध्यान से रखिएगा। अगर वो नहीं बताता ये बात तो उसके बाद में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी लायबिलिटी बैठती है गलत की, वो लेजर की बैठती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है ड्यूटी टू गिव पोजेशन। अब यहाँ पर क्लोज भी ये कह रहा है कि जब भी लेजी अपने सारे जो भी मतलब राइट्स की बात करें तो उसके पास ये राइट्स आ जाता है कि जब मैं लीज का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, जो लेजी है जब लीज का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो उसके पास ये अधिकार आ जाता है कि उसको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन मिलेगी। तो अगर वो डिमांड करता है किससे, लेजर से, कि मुझे पोजेशन दो, तो लेजर को देनी पड़ेगी पोजेशन, ड्यूटी है उसकी।
फिर कॉवेनेंट फॉर क्वाइट एंजॉयमेंट, ऑब्वियसली बात है जब उसे पोजेशन मिली है तो उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा। जैसे अगर एग्रीकल्चर का ही लीज है, एग्रीकल्चर लीज है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो पट्टा करता है वो पट्टेदार के पास बार बार जाता है, बोलता है इसमें इतने बीज डालो, इसको इस तरह से जुताई होगी, इस तरह से करो, तो उसमें उसका इंटरफेरेंस जब ज्यादा होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा, यानी कि वो पीसफुल एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा है लीज की हुई प्रॉपर्टी की। तो ये गलत बात है, ये अधिकार है किसका, लेजी का, कि वो पीसफुल एंजॉयमेंट करे, और ड्यूटी है लेजर की कि उसके काम में दखल ना दे। वो कैसे होगा, वो तब होगा जब लेजी प्रॉपर टाइम पर, बिल्कुल एकदम तरीके से, जैसे जैसे टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग रेंट देता जा रहा है, तो जो भी कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो पूरी करता जा रहा है, तो लेजर जानबूझ के उसे जबरदस्ती में परेशान नहीं करेगा। भाई अगर रेंट नहीं दे रहा लेजी तो आना पड़ेगा ना लेजर को पता करने के लिए, भाई क्या वजह है, तुमने रेंट नहीं दिया, ये कंडीशन थी, तुम ये पूरी नहीं कर रहे हो, इस तरह से काम नहीं कर रहे हो, गलत जा रहे हो तुम, तो वो आ सकता है लेजर। लेकिन अगर लेजी अपने पार्ट पे बिल्कुल ठीक है, सारा काम प्रॉपर कर रहा है, तो लेजर जबरदस्ती उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब आ जाते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजी पे। तो पहले आते हैं राइट्स पे कि राइट क्या क्या है लेजी के। तो सबसे पहला है राइट टू एक्विजिशन। राइट टू एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रॉपर्टी लेजी के पास गई, उस वक्त चाहे नेचुरल तरीके से चाहे फिर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से किसी तरीके से प्रॉपर्टी में कुछ इजाफा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है, तो जो भी एक्रीशन होता है उस एक्रीशन के लिए, उस बढ़ाव के लिए, वो उस बढ़ाव का जो प्रॉपर्टी में आया है उसका वो एंजॉयमेंट करेगा जब तक कि वो संविदा है, जब तक कि लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर जब भी हम बात करें, गवर्नमेंट रिन्यू करती है, नपाई करती है जमीनों की, और उसमें जो जमीन लेजी के पास है लीज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है, तो बढ़ोतरी की हुई जमीन भी लीज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ही लेजी को मिलेगी। बस इतनी सी बात है कि इस कंडीशन में जो रेंट होगा वो अब इंक्रीज हो जाएगा। भाई प्रॉपर्टी लेजर की है, वो इंक्रीज हो गई नपाई में, अब वो प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है तो एंजॉयमेंट की तो मिल रही है लेजी को, लेकिन उसका रेंट जो होगा वो लेजी को देना पड़ेगा। ये वाला हमारी क्लोज डी ये कहता है। फिर राइट टू अवॉइड लीज ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको सुनिए, अगर किसी वजह से जो प्रॉपर्टी है, हमने कहा उसको पीसफुल एंजॉयमेंट के लिए मिलेगी, पोजेशन उसको दे दी गई, उसे किसी काम के लिए मिला है, लेकिन किसी वजह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बाढ़ की वजह से, आग लगने की वजह से, या फिर हम बात करें भीड़ की वजह से, लोगों की वजह से फसल खराब हो गई उसकी, या कोई भी किस तरीके का कोई जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, या आर्मी की वजह से, किसी तरीके से अगर उसकी प्रॉपर्टी जो उसके पास लीज में आई थी, लीज में उसने पोजेशन ली थी, उसमें कुछ गड़बड़ हुई और वो प्रॉपर्टी अनफिट हो गई उस काम के लिए जिस काम के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अपनी जो प्रॉपर्टी थी लीज में ली थी, तो अगर प्रॉपर्टी अनफिट हो गई है लेजी की तरफ से, लेजी के लिए, उसमें लेजी का कोई फॉल्ट नहीं। अगर लेजी का फॉल्ट है तो फिर यहाँ पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर लेजी का फॉल्ट नहीं है, डिस्ट्रक्शन हो गया प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी का पर्पस था वो सोल्व नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी अनफिट हो गई, अब लेजी का पर्पस सोल्व नहीं हुआ, तो लेजी के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर वो खुद ही ऐसा काम करता है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो फिर वो इस चीज का एडवांटेज नहीं ले सकता, फिर वो अवॉइड नहीं कर सकता लीज को। फिर आता है राइट टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ रिपेयर। अगर जब रिपेयर की बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लेजर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिपेयर करने के लिए, जो भी मतलब प्रॉपर्टी में जो भी कुछ टूट फूट हुई है जो कि पोजेशन में है लेजी के। लेकिन अगर रेंट जो लॉज होते हैं उसके उनके अकॉर्डिंग जो लोकल लॉज होते हैं, हमें पता है एमपी में जो लैंड लॉ चलते हैं या फिर चलता है आप राजस्थान में, तो उनके अकॉर्डिंग रेंट जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग वो जो प्रॉपर्टी है लीज में गई है लेजी के पास, उस पर रिपेयर करने का जो ड्यूटी रहता है वो किसका रहता है, लेजर का रहता है। तो जब भी ड्यूटी होगी रिपेयर करने की लेजर की, तो जो ड्यूटी है लेजर की, तो क्या करेगा लेजर, रिपेयर करेगा। अगर नहीं करता रिपेयर लेजी के कहने के बावजूद भी, तो लेजी क्या करेगा, रिपेयर कर देगा। रिपेयर करना तो जरूरी है, टूट फूट की मरम्मत तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट होगी वो उससे क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। कहाँ से डिडक्ट करेगा, जो रेंट उसने लेजर को पे करना है उसमें से वो उस कॉस्ट को पे कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। जैसे ए ने
ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दी है लीज पे। अब उस प्रॉपर्टी में कुछ टूट फूट हो गई, ये इसको बोलता है कि देखो टूट फूट हो गई, करा दो। ये नहीं कराता। अब ऐसा कुछ हुआ है, अगर छत लीकेज हो गई है तो करना ही पड़ेगा ना उसको मरम्मत, तो ये मरम्मत करवा लेता है। तो जब रेंट पे करना होगा, उस रेंट में से ये पैसा जो होगा जो मरम्मत में लगा वो ये काट लेगा। ये कहता है हमारा क्लोज एफ। फिर उसके बाद राइट टू डिडक्ट आउटगोइंग्स। अब आउटगोइंग्स का मतलब जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे या पब्लिक रेवेन्यू होंगे या किसी और तरीके का कोई चार्ज प्रॉपर्टी पे बैठता है तो वो लेजर देगा। लेकिन अगर लेजर नहीं देता है और उसकी वजह से प्रॉपर्टी सेल होने वाली है तो उसमें क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को सेल को बचाने के लिए, क्योंकि पोजेशन में लेजी के है, तो लेजी अगर कोई भी आउटगोइंग चार्जेस पे करता है तो अगेन वो रेंट में से डिडक्ट कर सकता है। फिर क्लोज एच कहती है राइट टू रिमूव फिक्सचर। अब फिक्सचर का मतलब वो जो उसके पास प्रॉपर्टी आई उसमें कुछ भी अटैच करता है अर्थ के अंदर, जैसे पेड़ लगाता है या फिर कुछ ऐसी मतलब कोई जो है टेम्पररी कोई उसने दीवार खड़ी करी है, कुछ इस तरीके का करता है जो कि उसके यूज के लिए था, तो उस फिक्सचर को वो हटा सकता है जब उसकी लीज खत्म हो रही है। फिर राइट टू रिमूव क्रॉप। अगर कोई जो भी फसलों की बात हमने करी थी, फसल लगी है, एग्रीकल्चर लीज है, तो लीज भले ही खत्म हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसकी फसल है वो फसल वो काटेगा और जो लेजी होगा वो खुद भी आ सकता है और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आ सकते हैं, जब तक कि उसकी फसल नहीं कटती है। आने जाने पे इंटरेस्ट एक्सेस में कोई उसका जो है उसमें कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट खड़ी नहीं करेगा लेजर। फिर राइट टू असाइन हिज इंटरेस्ट। जो लेजी होगा उसके पास ये अधिकार भी है कि वो सब लीज कर सके, मतलब अपने अधिकार को फर्दर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, तो ये पहली बात है। फिर जो ट्रांसफरी होगा जिसने लेजी के अधिकार लिए हैं उसके पास वही राइट्स एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी जो कि लेजी की थी। अब ये डिपेंड करता है कि लेजी ऐसा उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो बेसिकली क्या है, राइट अपने इंटरेस्ट को असाइन करने की किसी और के पास देता है हमारे सेक्शन 108। तो हमने राइट्स पढ़ लिए लेजी के। अब पढ़ते हैं लायबिलिटीज क्या है लेजी की। तो जो लायबिलिटीज होंगी लेजी की, आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वो जो होंगे वो राइट्स बन जाएंगे लेजर के। तो देखते हैं क्या है हमारी लायबिलिटीज लेजी। तो लायबिलिटीज ऑफ लेजी में सबसे पहले के है, के हमारी क्लोज बोलती है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स कैसे, जैसे कि ड्यूटी थी लेजर की ये बताने की कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है। यहाँ पर लेजी की ये ड्यूटी है कि अगर उसको जमीन की यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो उसके पास आई थी लीज के लिए, लीज के दौरान उस प्रॉपर्टी में अगर उसे कुछ ऐसा फैक्ट पता चलता है जो कि बेनिफिशियल है लेजर के लिए, से अगर उसको खुदाई के दौरान पता चलता है इसमें तो जो है सोने की खदान है, तो उसको वो इंफॉर्मेशन देनी होगी लेजर को कि देखो ये इसमें मुझे फाइंड आउट हुआ है। या फिर उसे सोने का घड़ा मिलता है खुदाई में, तो वो इंफॉर्मेशन उसे लेजर को देनी होगी। लेकिन अगर वो नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने फ्रॉड किया है। हाँ, जो लेजर होगा वो अगर उसको कुछ डैमेज होती है उसके ना बताने की वजह से कि तुमने बताया नहीं सोने की खदान थी, तो वो जो डैमेज होगी उसके लिए वो लेजी को सू कर सकता है। फिर ड्यूटी टू पे रेंट। अब ऑब्वियस लीज बनी है तो ये ड्यूटी है लेजी की कि जो रेंट है, जो प्रीमियम है, जैसा उनके बीच में तय हुआ है, जिस टाइम में देने में तय हुआ है उस टाइम के दौरान उसको देना पड़ेगा लेजी को, लेजर को रेंट या प्रीमियम जो भी उनके बीच में तय हुआ है। जो भी रेंट या प्रीमियम तय हुआ पोजेशन के लिए हुआ कि आपको ये पोजेशन मिलेगी प्रॉपर्टी की, तो अगर उसको कुछ प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं मिलती, किसी पार्ट की नहीं मिलती और वो उसका रेंट नहीं देता, तो फिर वो उसके लिए रेंट देने के लायबल नहीं है। से फॉर इंस्टेंस कि अगर उसको ये इतने बड़े खेत के लिए उन्होंने लीज बनाई थी मगर लेजर क्या करता है, ये वाला पार्ट ट्रांसफर ही नहीं करता, इतना पार्ट ट्रांसफर करता है, तो अगर लेजी इस पार्ट का किराया नहीं देता है तो वो चलता है, मीन्स वो नहीं देगा, वो लायबल है भी नहीं क्योंकि पोजेशन उसको नहीं मिली, जिसकी पोजेशन मिली है रेंट भी उसी का देगा वो। फिर ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सी बात है, किसी की अमानत ही तो है वो आपके पास, तो वो अमानत आपने संभाल के रखनी है, जैसी प्रॉपर्टी है वैसी ही मेंटेनेंस उसकी करनी है। और अगर कोई व्यक्ति उस पे जो है गलत तरीके से उसको एनक्रोच करने की कोशिश करता है, प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का कब्जा लेने की कोशिश करता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो नोटिस इसके बारे में जो ज्ञान होगा इसके बारे में बताना पड़ेगा लेजी को, लेजर को। फिर
ड्यूटी टू यूज प्रॉपर्टी रीजनेबली, रीजनेबल यूज करना है, मतलब ठीक तरीके, जैसे मेरी कोई चीज होती मैं यूज करता या करती, इसी तरीके से जो है व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी लीज में मिली है लेजी को, वो प्रॉपर्टी का ध्यान उसने बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे उसकी अपनी हो। ऐसा नहीं सोच के कि अरे किराए की तो है, तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, किराए पे तो रह रहे हैं, किसी के घर में कुछ भी लिख दो, दीवारों को खराब कर दो, नहीं, जैसे अपने घर को करते हैं ऐसे ही देखभाल उसकी करनी है। अगर पेड़ है तो नहीं काटने हैं, ठीक है, पेड़ों को तो वैसे भी नहीं काटना चाहिए। तो अगर पेड़ लगे हैं जो ऑलरेडी उनके घर में लगे हुए थे जहां हम किराए पे रहने गए, तो वो हमें नहीं काटने, नुकसान नहीं हो जाना किसी भी तरह का। और अगर ऐसी जमीन थी जिसमें कि मतलब खदान का काम हो सकता है और खदान का काम शुरू नहीं हुआ था तब तक जब तक लीज पे दिया गया था प्रॉपर्टी को, तो बिना लेजर के परमिशन की वो खदान का काम शुरू लेजी नहीं कराएगा। मीन्स प्रॉपर्टी को प्रॉपर जो है मेंटेन करके रखना है और रिजनेबली उसकी केयर करनी है। इसके अलावा अभी मैंने आपको कहा था फिक्सचर की बात थी कि फिक्सचर करना है, उसने पेड़ लगाया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं लगाएगा जो कि परमानेंट हो अगर लेजर परमिशन नहीं देता। लेजर की परमिशन के साथ कुछ करता है, जैसे एक कमरा बनवा दिया उसने अपनी मर्जी से, तो वो कमरा बनवाएगा अगर लेजर बोलता है, लेजर कहता है कि ठीक है बना लीजिए तो बनवाए, अदरवाइज नहीं बना सकता, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर वो खड़ा नहीं कर सकता। रिस्टोर पोजेशन, ऑब्वियस सी बात है जब लीज का टाइम पीरियड पूरा हो गया उसके बाद जो पोजेशन होगी वापस लेजर के पास चली जाएगी। तो ये ड्यूटी है, लायबिलिटीज है लेजी की। अब हमने कहा लेजर की कोई हमने राइट्स तो मेंशन किए ही नहीं, तो ये सारे राइट्स जो हो जाएंगे वो लेजर के हो जाएंगे कि उसको पता होना चाहिए, ये उसका अधिकार है, उसको रेंट मिलेगा ये भी उसका अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर मेंटेनेंस हो ये उसका अधिकार है, कोई और जबरदस्ती उस प्रॉपर्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, परमानेंट स्ट्रक्चर नुकसान नहीं बेसिकली पहुंचना चाहिए, और जब वो उसकी टाइम पीरियड पूरा हो जाए लीज का तो उसका अधिकार है इसका लेजर का कि उसको प्रॉपर्टी उसे वापस मिल जाए। तो ये ड्यूटी लेजी की, लायबिलिटी की लेजी की और की राइट हो गए लेजर के। तो सेक्शन 108 पूरा हो गया। अब 109 को पढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। चलिए सेक्शन 109 को देखते हैं जो कहता है राइट्स ऑफ लेजर्स ट्रांसफरी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, लेजर्स ट्रांसफरी है ये, यानी लेजर ने जो प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, लीज की हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो वो ट्रांसफरी हो गया। तो जब उसे प्रॉपर्टी लीज करी हुई ट्रांसफर हुई तो क्या होगा, इसमें इस सेक्शन में बताया गया है। तो पहला पैराग्राफ ये कहता है सेक्शन का कि जब लेजर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी लीज में थी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देता है, या तो पूरी की पूरी ट्रांसफर कर देता है या उसका कोई पार्ट, या उस प्रॉपर्टी में अपने किसी इंटरेस्ट को किसी को ट्रांसफर कर देता है। तीन बातें, पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, पूरी नहीं की, थोड़ी सी की है, कुछ पार्ट किया है, या उसमें कोई इंटरेस्ट था वो ट्रांसफर कर दिया। तो जब इस तरीके से ट्रांसफर हुआ है तब क्या होगा, जो ट्रांसफरी होगा उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है जो ट्रांसफरी होगा, जैसे अगर मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे अगर ये ए व्यक्ति है, इसकी कोई प्रॉपर्टी थी, ये बी को इसने लीज पे दी, अब ये प्रॉपर्टी ए लीज की हुई प्रॉपर्टी जो है सी को जो है बेच देता है, तो जो ट्रांसफरी हो गया उसके पास सभी अधिकार आ जाएंगे जो कि इस प्रॉपर्टी के हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जो ये लेजी है, अगर ये कहता है कि जो ए है वही लायबल है, जो ये हमने लीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था मैं इसको लायबल नहीं मान रहा हूँ, इसी को लायबल मान रहा हूँ, तो जो ए होगा, क्योंकि वो सोच रहा है मैंने ट्रांसफर कर दिया तो मैं लायबिलिटी मेरी खत्म होगी, जी नहीं। अगर लेजी इलेक्ट करता है इसको लायबल बनाए रखने के लिए तो लायबिलिटी इसी की रहेगी इस लीज से रिलेटेड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में हुआ था, ट्रांसफरी का कोई मतलब नहीं था, तो लायबिलिटी किसकी रहेगी, इसकी रहेगी। अब प्रोवाइजो कहता है जो ट्रांसफरी होता है उसको जो भी एरियर्स ऑफ रेंट है, एरियर्स ऑफ रेंट जो ड्यू थे इसके ट्रांसफर होने से पहले वो सारे एरियर्स ऑफ रेंट इसी को मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे। और जो रेंट एंड प्रीमियम होती है, अब ट्रांसफरी को भी भाई एरियर्स ऑफ रेंट तो ठीक है मान लिए, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी से आज ट्रांसफर हुई है तो आज से पहले जितना भी एरियर्स ऑफ रेंट बनता था बी के ऊपर ए के लिए, तो वो बी जो करेगा वो ए को ट्रांसफर करेगा, इसे नहीं। लेकिन उसके बाद में जो रेंट एंड प्रीमियम है उनका होगा क्या, तो थर्ड पैराग्राफ 109 का ये कहता है कि तीनों मिल बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि किस तरीके से हमारा रेंट एंड प्रीमियम का काम होगा।
लेकिन अगर उनके बीच में कोई क्लैशेस आ जाते हैं, ऐसे नई बात बनती, 3 लोग बैठे हैं, वाद विवाद हो गया, बर्तन है खटक गए, ठीक है, अब क्या होगा, अब उसमें जो तीनों के तीनों हैं वो चले जाएंगे कोर्ट के पास। कोर्ट में जाकर के वो जो है अपने इस बात को सुलझा सकते हैं कि मतलब आप बता दीजिए कि किस तरीके से हम इसको जो है डिसाइड करें। कौन सी कोर्ट में जाएंगे, जब लीज बनी थी, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो है लीज बनाई गई थी, वो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती, यानी अगर लीज से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता तो कहाँ जाता, बस वही कोर्ट में ये वाला मुद्दा भी जाएगा रेंट एंड प्रीमियम को डिसाइड करने का। तो बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात ये कह रहा है कि ट्रांसफरी होगा, उसके पास सारे अधिकार चले जाएंगे, बट लायबिलिटी एक ही बनी रहेगी। अगर लेजी चाहता है कि भाई इसी की लायबिलिटी रहे तो ये अपनी लायबिलिटी नहीं छोड़ सकता। जो अरियर्स ऑफ रेंट होंगे वो इसी को मिलेंगे, जो कि इसके आने से पहले, और तीनों बैठ के रेंट एंड प्रीमियम डिसाइड कर लेंगे, नहीं होता तो कोर्ट पर चले जाएंगे। अब 110 क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है, एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस, जिस टाइम पीरियड से लीज बनती है उस डे को, जिस डे पे लीज बनी है उसको लीज में काउंट नहीं करते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस, टर्म कौन सी, लीज की टर्म। तो जब लीज की टर्म डिसाइड हुई, से आज की तारीख मान के चलते हैं 23 तारीख, 23 नवंबर से एक लीज हम मिल रहे हैं किसी व्यक्ति से 20 से एक जो बना रहा है लीज, और जो 23 तारीख है उसको एक्सक्लूड कर देंगे लीज को बनाते हुए। डे मेंशन्ड कि आज से लीज है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर कोई डे मेंशन नहीं कि आज से डे है, कब से ऐसे नहीं हुआ, तो जब लीज बनी थी उस पर उस डे से मान लेंगे कि लीज जो है वो बनी है। अब अगर सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ ए लीज फॉर ए ईयर, तो एक साल के लिए, अगर एक साल के लिए या सालों के लिए लीज बनती है तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, उसकी ड्यूरेशन के लिए बताया गया है कि से अगर 23 नवंबर 2020 से 23 नवंबर 2021 के लिए लीज बनती है, ठीक है, तो जो 23 नवंबर 2020 23 नवंबर 2021 जिस डे पे कमेंस हुआ, एनिवर्सरी का जो डे है, उस डे को भी हम क्या करेंगे, उस डे के साथ पूरा होते होते तक भी लीज मानी जाएगी, यानी 23 नवंबर 2021 तक भी लीज जो है वो काउंट होगी। फिर आता है, क्योंकि हमने पहले बात कर लिया था, इसको तो इंक्लूड हम करेंगे नहीं, लेकिन हम इसको इंक्लूड करेंगे, भाई इसकी डेट तक हम मानेंगे। फिर थर्ड पैराग्राफ कहता है ऑप्शन टू डिटरमाइन लीज। अब लीज को डिटरमाइन करने का ऑप्शन किसके पास है, तो लीज को डिटरमाइन करने के लिए कह रहे हैं कि अगर जब लीज बनी थी, कॉन्ट्रैक्ट बना था और ये डिसाइड हुआ था कि लीज को टर्मिनेट करा जा सकता है, मेरा मतलब टाइम पीरियड अगर पूरा नहीं होगा, से 1 साल के लिए बनाई थी, और जब कॉन्ट्रैक्ट बना हमने ये भी कर लिया लेजर और लेजी ने कि इस टाइम पीरियड से भी पहले भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चाहेगा तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर उन दोनों के बीच में ऐसा नहीं पता कि कौन टर्मिनेट कर सकता है, तो उस केस में लेजर का अधिकार टर्मिनेट करने का नहीं है, लेजी का ही है। बस इतना लिख दिया कि टर्मिनेट कर देंगे, ये नहीं बताया कि लेजर और लेजी दोनों का होगा, तो फिर उस केस में सिर्फ लेजी का अधिकार है टर्मिनेट करने का, लेजर का नहीं। ध्यान रखना इस बात को। अगर पहले से डिसाइड किया हुआ है कि दोनों में से कोई भी कर सकता है या दोनों कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड, कर लो। लेकिन अगर ये बताया ही नहीं कि किसका अधिकार है टर्मिनेट करने को, और ये बना लिया कि टर्मिनेट कर सकते हैं टाइम पीरियड खत्म होने से पहले, तो उस केस में लेजी का अधिकार है टर्मिनेट करने का, लेजर का अधिकार नहीं है। तो ये हो गए हमारे आज सेक्शन 3, 108, 9, 10। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप